Assalamu alaikum dear learners, how are you all? Hope you are doing well. So आज की ये वीडियो है गेस्ट पेपर बीए बीकॉम बीएससी ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के जिनके अभी पेपर्स होने वाले हैं 23 अप्रैल से, जिनकी डेट शीट आ चुकी है, जिनके इनरोलमेंट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड पे बीए बीएससी या बीकॉम लिखा हुआ है, ये उनके पेपर्स हैं और ये उनका गेस्ट पेपर है। इंग्लिश कंपलसरी का ये गेस्ट पेपर है। सबसे पहले तो ये बुक्स देख लीजिए, ये इंग्लिश कंपलसरी की बुक है। ये क्वेश्चन आंसर वाली चैप्टर्स वाली बुक है, पर्पल वाली, जिसमें से क्वेश्चन आंसर आपके कॉम्प्रिहेंशन, सीन कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं। ये ग्रामर की बुक है जिसमें से आपका पूरा ओवरऑल ग्रामर आता है। ठीक है, ये दो बुक हैं जो ऑफिशियली जो ऑथेंटिक बुक्स हैं। बाकी दूसरी गाइड बुक और दूसरी पेटीवाला की गाइड बुक या दूसरे पब्लिशर्स की, इकरा पब्लिशर्स की गाइड बुक वगैरह जो आप यूज़ करते हैं वो ना लिया करें, बुक से प्रिपरेशन किया करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। याद रखिएगा, एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, इंग्लिश का पेपर हर साल मुख्तलिफ आता है। इंग्लिश कंपलसरी की बात कर रही हूँ, हर साल कोई मुख्तलिफ चीज़ आती है। आता तो बुक में से ही है काफ़ी कुछ, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वही चीज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्रामर में आपका आर्टिकल्स आ रहे हैं, आर्टिकल्स के जो वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपके बुक के एग्जैक्टली वही एक्सरसाइज नहीं आएगी जो बुक में आपकी है। जाहिर है कोई नई चीज आएगी। इसी तरह जो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है, वो भी अनसीन इसीलिए है क्योंकि वो नया आता है हर दफा। इसी तरह मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो एग्जैक्ट वही नहीं आती जो आपकी बुक में है। बुक से आपने प्रैक्टिस करनी होती है इन चीजों की। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर हो गया, प्रपोजिशन हो गया, आपके टेंसेस हो गए, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन जो पेपर में हर साल जो सवालात आते हैं वो मुख्तलिफ आते हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी तो चाहे जैसा भी मुख्तलिफ सवाल आए आप उसको कर सकेंगे। आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इंग्लिश कंपलसरी के पेपर के लिए आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी आपकी इंग्लिश जो है, नाइन्थ मैट्रिक की इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी तो आप बैचलर्स की इंग्लिश का पेपर आराम से कर सकेंगे, क्योंकि बेसिक आपकी वही है, वही आपकी ग्रामर है, वही टेंसेस हैं, वही प्रेपोजिशन है, वही सब कुछ है, कोई नई चीज़ नहीं है। बस वो थोड़ा सा एडवांस करके थोड़ा सा मुश्किल लेवल है वही बेसिक जो हमने नाइन्थ मैट्रिक में पढ़ी थी ना। नाइन्थ मैट्रिक से ही हम टेंसेस पढ़ते आ रहे हैं ना, 12 टेंसेस हमने प्रैक्टिस की थी, उनकी ट्रांसलेशन की थी, उनको सीखा था, और हमने लेटर लिखना सीखा था, और हमने एप्लीकेशन लिखना सीखी थी। यही सारी चीज़ें हमने नाइन्थ मैट्रिक में की थी ना। तो वही सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन हम क्लास 1 से करते आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट वही पूरा पेपर है। बस थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह है कि बैचलर्स लेवल में थोड़े सा हार्ड दे देते हैं पेपर, ताकि आपका लेवल पता हो कि हाँ बैचलर्स का बच्चा इसको कर रहा है। अब क्लास 9th मैट्रिक वाला तो पेपर उठा के नहीं देंगे ना, और कभी कभार ऐसा भी होता है क्लास 9th मैट्रिक वाला भी दे देते हैं। इतनी अच्छी कोई समझ लें आपकी किस्मत होती है कि आपको बहुत आसान पेपर भी मिल जाता है, तो ये जस्ट लक की बात है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। अच्छा, इंग्लिश कंपलसरी या उर्दू कंपलसरी, ये जो लिंग्विस्टिक वाले पेपर्स होते हैं ना, इनके सारे सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कोई चॉइस नहीं होती कि ये 10 सवाल हैं इसमें से 5 करने हैं या 7 करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जितने सवाल पेपर में होंगे ना वो सब करने होते हैं। उस सवालात में अगर कोई चॉइस हो तो वो अलग बात है, लेकिन सवालात सारे के सारे करने होते हैं। टोटल आपके पेपर में 7 सवाल या 8 सवाल आते हैं, तो वो पूरे के पूरे करने होते हैं। उनके मार्क्स आपके पेपर सवालात के सामने मेंशन होंगे कि कितने सवाल, कितने मार्क्स का कौन सा सवाल है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ये अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आता है। अनसीन का मतलब आपका कहीं से भी आ सकता है, ये बुक से देखा हुआ कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, बुक कोई चैप्टर में से नहीं आता। ये आपका अनसीन का मतलब कहीं से भी आपको कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, पैसेज देंगे, 8-10 लाइनों का पैसेज होगा, उसको आपने सही से पढ़ना होगा। फिर नीचे कुछ उससे मुतल्लिक सवालात होंगे, उन सवालात के जवाब आपने उसी पैसेज में से निकालने हैं। कहीं पे आपको अपने वर्ड्स में भी आंसर्स बनाने पड़ेंगे, कहीं पे आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आंसर भी मिल जाएंगे। लेकिन बैचलर्स लेवल में कोशिश कीजिए कि कुछ वर्ड टू वर्ड पैसेज में से निकालें, कुछ उसमें आप अपने वर्ड्स का इजाफा भी करें, ताकि आपकी इंग्लिश चेकर को नजर आए कि हाँ बंदे की इंग्लिश अच्छी है। अब जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वही मैंने कहा कि आपने अपनी बेसिक इंग्लिश मजबूत करनी है, अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग बनानी है।
नाइन्थ मैट्रिक के लेवल की अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका बैचलर्स का पेपर आराम से हो जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी इंग्लिश की जो बेसिक होती है, जो ग्रामर होती है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सेंटेंस कैसे मुकम्मल बनाना है, क्या चीज़ पहले आनी चाहिए, क्या चीज़ बाद में आनी चाहिए, क्या चीज़ बीच में आनी चाहिए, प्रपोजिशन कहाँ आना चाहिए, आर्टिकल कौन सा आना चाहिए, क्या चीज़ सही रहेगी, क्या चीज़ सही नहीं रहेगी, ये सब आपकी बेसिक है। ठीक है ना। तो ये सब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आनी चाहिए कि सही जुमला कैसे लिखना आता है, इंग्लिश में कैसे सही जुमला लिखा जाता है। अगर आपको सही जुमला बनाना आ रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं इंग्लिश में। ये मेरी बात अपने पल्लू से, अपने दुपट्टे से बांध लीजिए, अपने शर्ट के पल्लू से बांध लीजिए कि ये चीज़ आपकी बेसिक है, सेंटेंस फॉर्मेशन। इसीलिए क्लास 1 से हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर आगे चल के हम ऐसे लिखना सीखते हैं, फिर आगे चल के हम क्वेश्चन के आंसर्स लिखना सीखते हैं। ये हमारी बेसिक बनती है। अब क्लास 1 वाले लेवल पे आप आ जाएं, अपने आप को समझ लें। अगर आपकी इंग्लिश बहुत गंदी है तो वो बेसिक आप सीख लीजिए। अब आपके पास जितने भी दिन हैं अपने पेपर से पहले, तो जब तक आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं होगी, अभी आप रट्टा भी मारेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इंग्लिश के पेपर में आपका रट्टा काम नहीं आएगा। जब तक आप उसको समझ के नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कह रही हूँ, बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी बेसिक सीखिए कि क्या चीज़ कैसे लिखी जाती है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे की जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ आती है, कौन सा टेंस किस जगह पे आता है, क्या सही है, उसके साथ क्या लगता है, क्या नहीं लगता। ये है आपकी बेसिक। ठीक है। अब इतनी बड़ी कहानी इसलिए सुनाई ताकि आपको बात समझ आ जाए। जो लोग कहते हैं मिस हमारा इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं होता, पता नहीं हम तो सब करके आते हैं, हमारे फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए मार्क्स कटते हैं सारे। ठीक है। अब देख लीजिए, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे दी हुई है। आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंग्लिश के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें तमाम इंग्लिश के हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो है, डिटेल वीडियो है। लाइव सेशन में मैंने डिटेल एक एक चीज़ समझाई है। अगर आप वो एक एक वीडियो भी देखें और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करें, पास पेपर्स के सवालात के जवाब खुद लिखने की कोशिश करें, तो आपकी आधे से ज़्यादा तैयारी तो खुद से हो जाएगी इन कम दिनों में भी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट समरी की तरफ। समरी का सवाल होता है, इसी अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज होता है उसी की समरी करनी होती है। समरी का मतलब होता है खुलासा। पैसेज जितना बड़ा होता है, चाहे 8 लाइन का है, 10 लाइन का है, समरी उसका 1/3 होना चाहिए, यानी 1/3 क्वार्टर होना चाहिए। अगर 10 लाइन्स के पैसेज दिया हुआ है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन में, तो समरी आपकी तकरीबन 3 से 4-5 लाइन में खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है। लेकिन उसमें बात पूरी होनी चाहिए, जो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में जो बात बताई गई है वो पूरी की पूरी इस समरी में सम अप कर दें आप, यानी कि उसका खुलासा कर दें, पूरी बात होनी चाहिए। ये ना हो कि आप उठा के मतलब 4 लाइनों में से बस शुरू के 4 लाइन उस पैसेज के लिख दें, ऐसा ना करें। उस पैसेज में पहले पढ़ें, उस पैसेज को 2-4 दफ़ा, उसको सही से उसमें से इम्पॉर्टेंट बातें निकालें कि क्या क्या बात इम्पॉर्टेंट है जो समरी में लिखना ज़रूरी है, जिससे बात समझ आ जाएगी। तो फिर उसको अपने थोड़ा और शॉर्ट कर देना है। वही बात आ जाती है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि आपको अपने वर्ड में आंसर थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी समरी में आपको उस बात को थोड़ा सम अप करने के, शॉर्ट करने के लिए अपने वर्ड्स में भी थोड़ा सा शॉर्ट करना है, वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट ना लिखने। ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश का पेपर में आपका यही टेस्ट है कि आप कितना अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कितना अच्छा लिख सकते हैं और कितना अपनी तरफ से शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब यही आपकी टेक्निक चेक की जा रही है। फिर आ जाते हैं आपके सीन कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। अच्छा, सीन कॉम्प्रिहेंशन किसी साल में आया है और किसी साल में नहीं भी आता, लेकिन ज़्यादातर पेपर पैटर्न में आया है, इसलिए अपनी तैयारी पूरी कीजिए। ये सीन कॉम्प्रिहेंशन आपकी बुक के, जो पर्पल वाली बुक मैंने दिखाई थी जिसमें चैप्टर्स हैं, उसमें ये सीन कॉम्प्रिहेंशन है सारे। और इन सीन कॉम्प्रिहेंशन के मैंने ये सारे इनके साथ ईयर्स मेंशन कर दिए, कौन कौन सी ईयर में कौन से कॉम्प्रिहेंशन में ये चैप्टर्स किस ईयर में आए हुए हैं सीन कॉम्प्रिहेंशन में, और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है इंग्लिश की प्लेलिस्ट में। उसमें आप डिटेल में देख लें कि सीन कॉम्प्रिहेंशन को करना कैसे। मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन करके बताया हुआ है पास पेपर में से। ठीक है। अच्छा, इसकी पहली आपको जो पहला सवाल दिया जाता है सीन कॉम्प्रिहेंशन का, वो दिया जाता है क्वेश्चन के आपको बताना है कि कौन से आपके बुक की कौन से चैप्टर में से ये पैराग्राफ लिया गया है। तो उसको जानने के लिए कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको दिए। ये कीवर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे। अगर ये कीवर्ड्स आपको उस पैसेज में मिले तो समझ जाएं कि ये इस
चैप्टर का है, तो पहले सवाल का जो जवाब है वो आपको इन कीवर्ड की हेल्प से मिल जाएगा। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा भी नहीं है तो तब भी आप इसका आंसर पहले वाले सवाल का लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए कीवर्ड्स निकाले। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू स्टडी, ये काफी दफा आता रहता है, इसको आप देख लीजिए। और इसके भी ये कीवर्ड्स मैंने दिए हुए हैं, ये कीवर्ड से पहचान के आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इन कीवर्ड्स की मदद से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है द डोर स्विंग्स ओपन, ये भी काफी दफा आया हुआ है, इसके कीवर्ड नेक्स्ट पेज पे आपको मिल जाएंगे। ये सारे इनके कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है ना उसके आंसर के लिए मैंने आपकी आसानी के लिए। फिर लंदन रोड भी आया हुआ है काफी दफा। फिर जेंटल जाइंट्स भी एक दफा नहीं, मेरे ख्याल से 2 बार आया हुआ है। फिर आपके पास ट्राइपॉड्स है, ट्राइपॉड्स भी आया हुआ है। एंड देन द एज ऑफ प्रोबोट, ये सिर्फ एक ही दफा है। बाकी द ग्रेट ज्वेल रॉबरी जो है ये नहीं आया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने इसके कीवर्ड आपको बता दिए। बहुत आसान चैप्टर है इसलिए ये नहीं आया। फिर आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 आता है जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। वो क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में एक्सटेंडेड रीडिंग है, बुक के इंडेक्स में देखिएगा शॉर्ट स्टोरीज, 6 शॉर्ट स्टोरीज आपकी बुक में एक्सटेंडेड रीडिंग के तौर पे हैं। उसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं, कभी 3 सवाल आते हैं उसमें से 2 करने होते हैं, कभी 2 सवाल आते हैं उसमें से 1 करना होता है, डिपेंडिंग है कितने मार्क्स का है उस हिसाब से अपने सवाल का जवाब देना है। अगर 5 मार्क्स का है 5 नंबर इज इक्वल टू 1 पेज। ओके, ये आपके तमाम सब्जेक्ट के पेपर का एक रूल है बैचलर्स लेवल पे। 5 नंबर्स इज इक्वल टू 1 पेज, यानी 5 नंबर का सवाल है तो आपको 1 पेज का आंसर लिखना है। 10 नंबर का सवाल है तो आपको 2 पेज का आंसर लिखना है। 15 नंबर का सवाल है तो आपको 3 पेज का आंसर लिखना है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में आपको इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में आपकी ग्रामर चेक की जाती है। अगर आपका 5 नंबर का सवाल है तो आपको 1 पेज पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप आधे पेज का भी आंसर लिखते हैं इट्स मोर देन इनफ। बट आपको एग्जैक्ट जो पूछा गया है वही जवाब देना है। कोई आए बाएं शाएं इधर उधर की बातें नहीं करनी कि आपसे पूछा जा रहा है चना और आप गंदुम जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं देना। आपने जो पूछा जा रहा है वही देना है, और सही तरीके से, यानी उसकी ग्रामर सही होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, इसके मार्क्स आपके कटते हैं। बाकी इंग्लिश के पेपर में आपको बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट भी लिखेंगे तो चलेगा, बस सही होना चाहिए। अब इसमें ये देख सकते हैं कि मैंने आपको ईयर्स मेंशन कर दिए हैं कि कौन कौन से साल के पेपर्स, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर्स नहीं, शॉर्ट स्टोरीज जो है वो किस किस ईयर में आई हुई हैं। तो आप ये देख सकते हैं चार्ल्स सबसे ज्यादा आता है, चार्ल्स के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। फिर उसके बाद आपका जो सबसे ज्यादा आता है वो अर्ली ऑटम आता है, ठीक है ना। ये 2 तो आप लाजमी करके जाएं। तीसरा चैप्टर जो मैं आपको कहूंगी वो स्टोरी ऑफ एन आर, इसके सारे सवालात करके जाएं। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा चौथा भी करके जाएं, द मैन हु हैड नो आईज, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स तो करके जाएं, इनमें से लाजमी 4 अगर करके जाएंगे तो आपके शॉर्ट आंसर्स, जो ये वाला सवाल होता है क्वेश्चन 4, इसमें से आपके चाहे 3 सवाल आए, चाहे 2 सवाल आए, चाहे 4 सवाल आए, आपका आराम से पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये करके जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करके जाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी पर नहीं करके जाएंगे फिर मुझे मत बोलिएगा कि मिस हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ या हमारा पेपर वो नहीं आया था जो आपने गेस्ट पेपर में दिया। तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मैं अपना गेस्ट पेपर आपको पूरा फुल सिलेबस नहीं दे रही, मैं आपको उसमें से आधे से भी आधा सिलेबस निकाल के दे रही हूँ एग्जैक्ट कि यही चीजें जो आती हैं पेपर में ज्यादातर, ताकि आप स्मार्ट लर्निंग करके आप अच्छे नंबर ले सकें। ये ना हो कि आप रट्टा मारें, या ये ना हो कि आप पूरी पूरी बुक पढ़ रहे हो, आपको कम पढ़ने में आपका ज्यादा फायदा हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ग्रामर की तरफ। ग्रामर में कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर साल मुमकिन तौर पर आते हैं, और कुछ एक आध सवाल ऐसा है जो स्किप हो जाता है, जो उसकी जगह कोई और सवाल भी आ जाता है। तो वो एक आध सवाल जो होता है वो 5 नंबर का होता है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मिस ये पिछले साल तो नहीं आया था, ये इस साल आएगा कि नहीं आएगा। उसको आप छोड़ दें कि जो आया था या जो नहीं आएगा या जो नई चीज आई हुई है। जो हर साल रेगुलरली बाकायदगी से आ रही होती है ना, उसकी तैयारी करके जाएं। यानी अपना 90% पेपर पूरे तैयारी करके जाएं। जो 5-10% अगर कुछ नया भी आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो आप छोड़ के भी आएंगे तो 90% का तो पेपर आपने पूरा किया होगा ना, उसकी तैयारी पूरी करें ताकि आपके 90 नंबर तो मिले ना। 5-10 नंबर के लिए आप लोग अपना दिमाग खराब करते हैं कि मिस ये करें नहीं करें, आएगा नहीं आएगा, इसी में आप अपना टाइम जाया कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो है उसको तो देखें पहले।
ये ग्रामर के सारे जो प्रपोजिशन है, आर्टिकल्स हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इनकी अलग अलग टॉपिक पे एक एक वीडियो, पूरी घंटे घंटे की वीडियो है मेरी, जिसमें आपको मैंने एक एक चीज़ प्रॉपरली समझाई है। अगर आप वो वीडियो देखें, साथ साथ उसके नोट्स अपने पास लिखते जाएं, और साथ में अगर आप पास पेपर से प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। कम वक्त में अच्छी तैयारी करने का एक आसान टिप बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ये सही चीज़ें आती हैं। एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, WH क्वेश्चन हो गया। WH क्वेश्चन किसी मौके पे किसी सिचुएशन के हिसाब से दिए जाते हैं, वो भी आपको उसकी भी अलग वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं CV एंड कवरिंग लेटर। एक आता है CV और कवरिंग लेटर का एक सवाल आता है, या फिर नॉर्मल लेटर आता है, जैसे लेटर टू एडिटर हो गया, लेटर टू कमिश्नर हो गया, लेटर टू किसी भी बड़ी हस्ती के लिए लेटर लिखा जाता है, किसी सिचुएशन के हिसाब से लेटर होता है। ये नीचे वाला लेटर कि जैसे कराची की प्रॉब्लम्स के बारे में आप किसी से शिकायत कर रहे हैं, या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को बता रहे हैं कि हमारे इलाके में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और उसके बारे में पूरी तफसील बता रहे हैं। तो ये जो लेटर होता है ना, ये कम से कम भी आपका 2 से 3 पेजेस का होना चाहिए। ये जब सिचुएशनल जो होता है, किसी मसले पर जो होता है, ठीक है ना। ये वाला जो लेटर होता है ना, ये CV प्लस कवरिंग लेटर, ये जॉब लेटर होता है। ये बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, जस्ट 2-4 लाइनों में एप्लीकेशन लिखते हैं। तो ये जॉब एप्लीकेशन होती है कि आपको अपनी CV बनानी होती है, उस जिसमें आपकी डिटेल होती है, और कवरिंग लेटर में आपको बताना होता है कि मैं ये हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये किया है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, और मैं चाहता हूँ कि आपके इस कंपनी में ये जॉब हासिल करूँ, तो प्लीज़ मुझे कंसिडर करें। मैंने अपनी CV साथ में भेज दी है। तो इस तरह का ये कवरिंग लेटर होता है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो मेरी यूट्यूब पे मौजूद है। एग्जैक्ट वही आपने याद करना है। CV फॉर्मेशन भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है, वही चीज़ें, बस आपने अपना नाम लिखना है, अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है, अपने बारे में बताना है। कवरिंग लेटर में भी आपने अपने बारे में ही बताना है कि अगर कल को आप कहीं जॉब लेने जाएंगे भी, तो इसी तरह आपने कवरिंग लेटर और अपना CV लिख के भेजना है। ठीक है ना। तो ये जो होता है, ये वाला लेटर जो होता है, ये आसान होता है, मतलब के आधे पेज में या एक पेज में भी आ जाता है, तो ये इजी होता है। CV जो होती है वो भी बहुत आसान होती है, एक आध पेज की होती है, तो ये बहुत आसान होता है। तो मेरा मशवरा सबको ये होता है कि कवरिंग लेटर कर लिया करें, बहुत आसान है, इजी है। ये वाला लेटर क्योंकि 2-3 पेज में आपको लिखना है, और अलग अलग सिचुएशन पे आएगा, तो वो मुख्तलिफ सिचुएशन पे आपको, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आप 2-3 पेजेस में क्या क्या लिखें। ठीक है, तो इसलिए मेरा मशवरा होता है कि CV और कवरिंग लेटर को तैयारी करके जाएं, तो आपके बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चाहे आपका ये 15 नंबर का हो, चाहे 20 नंबर का हो, चाहे 25 नंबर का हो, आपके नंबर टेकिंग जो है ना, वो यहाँ पे नंबर गेन हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पोर्टेंट एसेस। एसेस जो होते हैं हमारे सिचुएशनल होते हैं, यानी हमारे इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से होते हैं। जिस तरह का हॉट टॉपिक होता है, उसी तरह के अक्सर एसेस आते हैं। जैसे आजकल आपको पता है वॉर चल रहा है, दुनिया के 3-4 जगहों पे वॉर हो रही है। तो वॉर और उसके इम्पेक्ट पे, उसके असरात पे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स। उसके पॉइंट्स याद करके जाएं, फिर आपको ऐसे खुद अपने वर्ड्स में लिखना होता है। यहाँ पे भी आपकी इंग्लिश की एक तरह से इंग्लिश का टेस्ट है कि आप कितना अपनी तरफ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। जैसे आपको पता है कि आजकल AI कितना एडवांस हो गया है, उसके बारे में भी अपने पॉइंट्स कुछ गूगल से सर्च कर लेने हैं। फिर डिटोरिएशन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का जो क्या कहेंगे इसको, बदहाली कह लें, एजुकेशन जो अब पस्ती की तरफ जा रही है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इन्फ्लेशन पे मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मौजूद है ऐसे की, वो आप देख सकते हैं। रोल ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इस पे भी वीडियो मौजूद है यूट्यूब चैनल पे, वो वहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं, वही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम ऑफ कराची। प्रॉब्लम ऑफ कराची पे मेरे पास ऐसे की वीडियो नहीं है, बट लेटर्स में प्रॉब्लम ऑफ कराची मैंने दिया हुआ है, तो वही प्रॉब्लम्स ऑफ कराची आप ऐसे में भी लिख सकते हैं, थोड़ा उसको पढ़ा कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लेटर की भी मेरी अलग वीडियो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, ये भी दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे, ऐसे पूरा पूरा मौजूद है, तो वो वहीं से आप लें और वहीं से याद करें, आसान है। इंटरनेट एज एन ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट आजकल के ज़माने में कितना ज़रूरी है आपको पता है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। मेरे पास मेरे चैनल पे इसकी वीडियो नहीं है, बट आप गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज।
इंग्लिश, क्योंकि हमारी इंग्लिश का ही पेपर है इसलिए इंग्लिश एज अ लैंग्वेज भी आ सकता है। नेक्स्ट है फ्लड, अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर, इसके बारे में भी वीडियो मौजूद है मेरे ही चैनल पे। फिर आ जाते हैं हम आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी आपका जो बिजनेस होता है ई कॉमर्स पे, यानी जो इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन जो कॉमर्स बिजनेस होते हैं उसके हवाले से भी ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं, जो इस वक्त हॉट टॉपिक्स हैं। इन सब में से समझ लें मेरे ये पूरे गेस्ट पेपर की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ही अलग अलग टॉपिक की मिल जाएगी, उसको देख लें, उसको समझ लें। एक बार देखने से समझ नहीं आया तो दूसरी बार देख लीजिए, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए, पास्ट पेपर के सवालात को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में, आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, और इंशाल्लाह होपफुली आपका पेपर अच्छा होगा। इंग्लिश में मैंने बताया अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो बेस होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है इंग्लिश की, वो होती है आपकी बेसिक ग्रामर, यानी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोवर्ब, ये वाली चीज़ें, सेंटेंस फॉर्मेशन, कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए, आर्टिकल कहाँ आने चाहिए, कौन सा प्रपोजिशन कहाँ आना चाहिए, किस चीज़ को कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना, ठीक है। ये वाली आपकी जो बेसिक है इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा होगा। बाकी आगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, कोई और नेक्स्ट अच्छा सा टॉपिक या अच्छे से सब्जेक्ट के साथ। जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, जिसका गेस्ट पेपर चाहिए, मुझे उसकी पास पेपर्स व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं उसका गेस्ट पेपर आपको बना सकूँ। सब सब्जेक्ट के मैं नहीं बना पाऊँगी इस बार, ठीक है। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।